हेलो एवरीवन, आई एम रचना। आज मैं आपको क्लास 9th का स्पर्श बुक का चंद्रशेखर वांकट रामन का चैप्टर समझाऊंगी। इसका पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है। रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। अब रामन जी ने जो है, चंद्रशेखर रामन जी ने, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था कि चंद्रशेखर रामन जी ने जो है अनेक सॉलिड चीज़ों पर और लिक्विड चीज़ों पर प्रकाश की किरण का जो है स्टडी की। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। उन्होंने बताया कि जो एक वर्णीय प्रकाश की जो किरण है वो अगर किसी सॉलिड चीज़ पर या लिक्विड चीज़ पर से गुजरेगी तो उसका कलर में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। वजह ये होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं तो इस टकराव के परिणाम से वे या तो ऊर्जा को कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। अब जैसे एक सरफेस है, अब देखो यहाँ एक सरफेस है, अब इस पे पानी है, तो अब इस पानी पे जब फोटोन्स पानी के अंदर जो पानी के अंदर जो फोटोन्स होते हैं, एक वर्णीय प्रकाश की रेस के अंदर जो फोटोन्स होते हैं वो पानी में जो फोटोन्स होते हैं, अणु होते हैं, जिनको हम हिंदी में अणु कहते हैं, उनसे जब टकराते हैं तो कुछ जो उसके ऊर्जा होती है प्रकाश में, कुछ ऊर्जा को तो जो एक वर्णीय प्रकाश है, कुछ ऊर्जा को तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को जो है रिफ्लेक्ट कर देता है। तो दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। अब जब एक वर्णीय प्रकाश जो है, जब इसके फोटोन्स जो है, मतलब इसके फोटोन्स जो है, एक वर्णीय प्रकाश की जो रेज में फोटोन्स होते हैं, ये एटम्स अणुओं से टकराते हैं। इनके जो पानी के बीच में एटम्स होते हैं उनके बीच में टकराते हैं, तो कुछ को प्रकाश का जो ऊर्जा होती है तो कुछ को तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ को जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर जाते हैं वो कलर तो हमें दिखते नहीं है, बट वो जो कलर रिफ्लेक्ट कर देते हैं वो कलर जो है हमें दिखने लग जाता है। तो एक वर्णीय प्रकाश में जैसे व्हाइट कलर की प्रकाश है, रोशनी है, तो उसमें बैंगनी रंग का प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। बैंगनी रंग हमें सबसे ज़्यादा दिखता है। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो लाल रंग में जो प्रकाश की ऊर्जा होती है, किरण होती है, प्रकाश की रोशनी होती है, वो सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता है या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित होता है। तो वही मैंने आपको जो बताया है कि कितनी ऊर्जा को वो रेज जो है, कितनी ऊर्जा को जब अणुओं से टकराती हैं, एटम से टकराते हैं फोटोन्स, कितनी ऊर्जा को, रोशनी को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कितने को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तब ऐसे होने से कलर चेंज हो जाता है। रामन की खोज भौतिक के क्षेत्र में क्रांति के समान थी। अब साइंस में भी है, रामन की जो खोज थी उसमें भी थी। इसका पहला परिणाम तो यह है कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। अब आइंस्टाइन ने जो हमें प्रकाश की प्रकृति के विचारों में बताया था प्रैक्टिकल करके। तो आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। अब आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए रेज हैं। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और उन्हें फोटोन नाम दिया। तो अब आइंस्टाइन ने हमें क्या बताया कि इलेक्ट्रिक जो है एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है और उसको उन्होंने जो है फोटोन नाम दे दिया। तो रामन के प्रयोग ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। जो एक वर्णीय प्रकाश जो है, इसमें जो चेंजेस होते हैं तो ये इसीलिए चेंजेस होते हैं जब वो किसी भी एटम से मतलब टकराते हैं। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणु और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। रामन ने जो ये खोज की तो इनकी वजह से जो भी हमें न्यूट्रॉन्स है, जो भी मतलब हमारी किरणस में न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स हैं,
तो वो हमें जो है इस खोज से स्टडी करने से पता लग गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। ये मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना भी बहुत अधिक रहती थी। तो सबसे पहले जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। ये एक मुश्किल तकनीक थी और इसमें गलती भी ज़्यादा होती थी। तो रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। तो रामन ने जब से खोज कर दी इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, तो उसकी वजह से जो अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लेने लग गए। तो यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणु और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देता है। अभी एक वर्णीय प्रकाश से जो एक वर्णीय प्रकाश के बीच में जो भी इनके बीच में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी जानकारी जो हमें अच्छे से मिलने लगी जब से हमने रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना और अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। अब जब से वो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करने लगे, उसकी वजह से लेबोरेटरी में जो है अनेक चीज़ें बनने लग गई। तो रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कार और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्य से भी सम्मानित किया गया और सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि भी प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब रामन जी को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिले थे। उन्हें और भी कई प्रकार के पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का हूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक और सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। ऐसे कई तरह के उनको जो है पुरस्कार मिले रामन जी को। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। अब इनको भारत रत्न भी मिला था सन 1954 में। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे, सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट थे, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया। तो इनके बाद आज तक और किसी भी इंडियन वाले साइंटिस्ट को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। जब हमारा इंडिया जो है अंग्रेजों का गुलाम था, उस टाइम में भी उनको जो है इतना सम्मान मिला। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्म सम्मान और आत्मविश्वास दे दिया। अब इतना उनके अंदर, भारत से इतना उनको आत्म सम्मान मिला, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। ये नहीं कि उन्होंने अपने भारतीय पहचान के जो है चेंज कर दी, चेंज नहीं की। उनको जैसे लगाव था अपनी भारतीय संस्कृति से, तो उनकी पहचान भी वैसे रही और उनका लगाव भी वैसे ही रहा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज करते थे, मतलब कि वेजिटेरियन थे और शराब से जो है परहेज रखते थे। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों। तो उन्होंने ये कहा कि इन लोगों को, इंडियंस को नीचा दिखाने में मज़ा आता था। किनको? अंग्रेजों को, इंडियन लोगों को नीचे दिखाने में मज़ा आता था। तो उनमें से एक पर्सन ने कहा कि तुमने अल्कोहल पर तो एक्सपेरिमेंट किया है, तो तुम पे अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हमें बताओ। तो रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। रामन जी का जो है वैज्ञानिक व्यक्तित्व, प्रयोग और शोध पत्र, काफ़ी उन्होंने शोध पत्र भी लिखे और साइंटिफिक में भी उनका बहुत इंटरेस्ट था। तो उनके अंदर एक ऐसी राष्ट्रीय चेतना थी कि वे देश में जो है एक साइंटिस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि अंग्रेज लोग ही साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंडिया में भी अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये उन्होंने कायम करके दिखाया अपने देश में। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही
याद रहे। जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। जब उन्हें अच्छी सी प्रयोगशाला नहीं मिली और इतने कम उपकरण मिलते थे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने में, तो उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उनको। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। तो उन्होंने जो है एक सबसे अच्छी लेबोरेटरी बनाई, सबसे वो बेंगलोर में बनाई और उन्हीं के नाम पर जो बेंगलोर में बनाई ना, तो उसी का नाम रखा रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये उन्हीं की ही बनाई हुई लेबोरेटरी थी जो थी बेंगलोर में। भौतिक क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। तो उन्होंने साइंटिफिक में भी काफ़ी इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक जो है पत्रिकाएं भी लिखी। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम किया। उन्हीं में से कई छात्र बाद में उच्च पदों पर भी प्रतिष्ठित हुए। अब उनसे जो पढ़े हुए स्टूडेंट थे, काफ़ी ऊपर तक भी गए, काफ़ी हाई पोस्ट पर भी वो बच्चे गए उनसे पढ़कर। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादक करते थे। तो विज्ञान के साइंस के प्रचार के लिए भी उन्होंने एक करंट साइंस नामक एक एक उन्होंने पत्रिका भी बना खुद लिखी और उसका नाम था करंट साइंस। तो रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को अलौकिक तौर प्रभावित किया। तो ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ प्रकाश की किरण तक ही मतलब सर्चिंग की है, उन्होंने हर चीज़ को देश को मतलब कि काफ़ी कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, काफ़ी अच्छा बनाने के लिए, आलोकित करने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। बुक्स भी लिखी हैं, कितने नॉवेल्स भी लिखे खुद। उनकी मृत्यु जो है 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। अब उनकी मृत्यु जो है 1970 सन में हो गई थी। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ये संदेश दिया कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तो उन्होंने हमें क्या संदेश दिया कि हम जो अपने आसपास नेचर में जो चीज़ भी देखते हैं, उसे हमें अपने साइंटिफिक नज़रिए से देखना चाहिए। तभी तो उन्होंने संगीत के सुरताल और प्रकाश की किरण के आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। तभी तो उन्होंने संगीत के कितने सुरताल के बारे में कि कैसे इनके साउंड निकलते हैं और प्रकाश की किरणों में कैसे फोटॉन्स एटम से टकराते हैं और कलर चेंजिंग होती है, ऐसे कई साइंटिस्ट मतलब उन्होंने खोज की है। तो हमारे आसपास ऐसी ना जाने कितनी चीज़ें बिखरी पड़ी है जो हम अपने पात्र की तलाश में हैं। ज़रूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। अब हमें ज़रूरत है कि हमें रामन जी के जीवन से जो प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रकृति में जो भी चीज़ें हमारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक नज़रिए से जो है हमें उनका भेदन करना चाहिए। तो बच्चों, आपको इसका पार्ट 1 इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पार्ट 2 है और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना। थैंक यू।